वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश यानी अंग्रेजी के प्री बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सभी सेक्शंस को कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में पेपर आपको घर पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इसको सावधानीपूर्वक करें। आप सभी को 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है, तो आप अपने पेपर के टाइम टेबल के अनुसार इनको सोल्व करने की कोशिश करें। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाता हूँ उनके उत्तर आपको 23 जनवरी को मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको जहाँ पर समस्या आती है अधिकतर पेपर में, वो सभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। इसके पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, लेकिन उसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी। 29 मिनट समथिंग का था वो, तो मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब भी मैं आपको उसी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप सभी की डिमांड थी कि हमें 12th वाला पेपर चाहिए सोल्व करके। तो सेक्शन ही आपका रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें आपको पढ़कर अपने ज्ञान कौशल स्किल्स के आधार पर उनके आंसर देने होते हैं। और आपके 12th में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, और इस सभी क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होते हैं। साथ में जो पैसेज होता है वो तथ्यात्मक पैसेज होता है, जिसको फैक्चुअल पैसेज बोलते हैं। इस फैक्चुअल पैसेज का मतलब यह है कि आपको पढ़कर डायरेक्ट उसके आंसर एज इट इज़ नहीं मिलते हैं। 10 में से 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको छाट कर उसमें ढूंढ सकेंगे आप। बाकी आपने यदि पैसेज को अच्छे से पढ़ा है और आप कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट वगैरह दे पा रहे हैं उसमें, तभी समझकर अपने बोध के आधार पर आप उनके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर की कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि किन किन फील्ड में वो काम करता है, आगे इसकी संभावनाएं क्या है, कंप्यूटर कितना बड़ा रहेगा कि हम उसको जेब में रख सकेंगे। सर लियोन ने क्या क्या इनके बारे में कहा है वो भी बताया गया है। हॉस्पिटल्स में उपयोग किस तरीके से रहेंगे, डॉक्टर्स कैसे उपयोग करेंगे, डॉक्टर जब बीमारी का इलाज ढूंढ लेंगे तो ये मशीनें उसके बाद क्या करेगी, इस तरीके से बताया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। विच आर द 2 मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की 2 मुख्य कैपेबिलिटीज़ कौन कौन सी है। अब क्षमताएं पूछ रहा है, तो क्षमताएं पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 कैपेबिलिटीज़ कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क, या जो बहुत ही कठिन से कठिन कार्य है सभी ब्रांचेस की, जो कि सीखने की ब्रांचेस है, लर्निंग की ब्रांचेस है, उन सभी की कॉम्प्लिकेटेड वर्क कार्य करने में। और साथ में दे कैन सोल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, साथ में ये सबसे कठिन से कठिन गणितीय समस्याओं को भी जो है सोल्व कर सकता है। या पुट 1000 अनरिलेटेड डाटा इन ऑर्डर, हज़ारों जो एक दूसरे से संबंधित डाटा नहीं है उनको ऑर्डर में भी ये रख सकता है। तो यहाँ पर हमें 2-3 यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटी पता चल गई है। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है आपका कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस, पुट डाटा इन ऑर्डर, ये की कैपेबिलिटी है। आपको पैसेज में वेरियस यूजेस, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, वर्क एट हाई स्पीड, प्रिवेंट ट्रैफिक, ये भी मिल जाएंगे, लेकिन ये उसकी कैपेबिलिटी नहीं बताई गई है। किस किस फील्ड में कंप्यूटर काम करता है ये बताई गई है। यहाँ पर इसकी क्षमता बताई गई है कि सभी ब्रांचेस में काम कर सकता है और कितना भी डाटा हो उसको एक ऑर्डर में जमा सकता है। ये आपको समझना है। व्हाट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है। तो जब मशीनें मानव के लिए एक प्रोसेस में काम करती है, जैसे कि हमने कहा कि आप कार धोना है, तो मशीन को स्टार्ट कर दिया, मशीन अपने अनुसार जैक से कार को उठा लेगी, एडजस्ट कर लेगी, घुमा लेगी और उसको वॉश कर देगी, जो कि उसमें प्रोग्राम सेट है। तो यानी प्रोसेस के द्वारा जो व्यक्ति के लिए मशीन काम करती है उसको ऑटोमेशन बोलते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ है द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस, यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा मशीन्स जो है हमारे लिए काम कर सकती है या फिर इसके लिए उपयोगी बन सकती है, उस प्रोसेस को हम ऑटोमेशन कहते हैं। और ये आपको सेम टू सेम इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी इस पैसेज में, जो कि मैंने अंडरलाइन की हुई है। द होल प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस हैज़ बिन कॉल्ड ऑटोमेशन। यहाँ से आप लिख सकते थे, यदि आपको अर्थ नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मशीन दैट कैन द सोल्व मैथमेटिकल, ये तो आपका उसी में से ऑप्शन है, सॉरी। 3rd नंबर के क्वेश्चन पर आइए। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू, कंप्यूटर्स का उपयोग किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा था कि क्या बीमारी ढूंढ लेगा कंप्यूटर, क्या उनका ट्रीटमेंट ढूंढ सकेगा, क्या पेशेंट को गुड मूड में रख सकेगा, या फिर उनकी मेडिसिन को जो है व्यवस्थित रख सकेगा, अप टू डेट रख सकेगा दवाइयाँ, या बता सकेगा कि इस बीमारी के अनुसार आपकी दवाई यह है। बीमारी तो डॉक्टर को बतानी होगी। तो ये आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ये आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे ना, क्या डॉक्टर विल बी एबल टू डायग्नोज द नेचर ऑफ द पेशेंट इलनेस, कि डॉक्टर है वो तो पहचानेगा कि डॉक्टर जो पेशेंट है उसकी बीमारी की प्रकृति क्या है, मतलब किस प्रकृति की उसकी बीमारी है। लेकिन कंप्यूटर क्या कर सकेंगे, यानी मशीन्स
कुड बी यूज टू कीप अ चेक ऑन अ पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड, पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड चेक करेंगे, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड कौन से, जो कि डॉक्टर के द्वारा बनाए गए हैं। एंड ब्रिंग इट अप टू डेट, और इसको अप टू डेट रखेंगे। अप टू डेट मतलब इनको दवाइयाँ टाइम पर देना वगैरह ये, लेकिन दवाई ढूंढ कर नहीं देंगे, बीमारी भी नहीं ढूंढेंगे और अच्छे मूड में भी नहीं रखेंगे, ये बात इसमें नहीं कही गई है। इसलिए इन 2 लाइनों को पढ़कर हमें और आपको यह समझना है कि टू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन फॉर द पेशेंट। इसलिए इसको तथ्यात्मक पैसेज किया गया है कि आपको सोचना पड़ेगा आंसर देने के पहले। 4th नंबर पर है व्हाट इज़ द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर पूछा गया कि सामान्य सी जो लिमिटेशन है कंप्यूटर की वो कौन कौन सी है। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कंप्यूटर लेक थिंकिंग एंड टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, कंप्यूटर जो है कम सोचता है, सोचने की कमी है उसमें, एंड टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, और यह जो है स्वतंत्र निर्णय लेता है। तो पहली बात तो ये कि जो सर लियोन है उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर सोच ही नहीं सकते, तो ये इसकी क्षमता या लिमिट हो ही नहीं सकती, मतलब एक लिमिट नहीं है इसकी ये कि भैया ये सोच सकता है, क्योंकि तो सोचते नहीं है और यह डिसीजन खुद से लेते नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं इसमें। यदि आपको लगता है कि ये सही आंसर, तो ये नहीं है। मुझे भी ये लग रहा था, क्योंकि सारे ये जो आपके दिख रहे हैं यहाँ पर बी सी और डी ऑप्शन है, ये सारे आपके कहीं ना कहीं पेजेस में मिल जाएंगे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यही जो है लिमिटेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पढ़ के ये समझना है कि लिमिटेशन उन चीज़ों की होती है जो आप में पहले से है। जैसे कि यदि मैं किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके ये कहता हूँ कि इस लड़के में एक ही कमी है कि ये ज़्यादा बोलता है या फिर सामने बोलता है, तो उसकी कमी है, लिमिट है उसकी। उसी तरीके से कंप्यूटर जो कर सकता है उसी में आप उसको बताएंगे, जो नहीं कर सकता उसकी तो लिमिट हो ही नहीं सकती, सीधी बात है। तो ना ही कंप्यूटर सोचता है और ना ही अपने हिसाब से फैसले लेता है, तो ये नहीं आएगा। कंप्यूटर कैन रूल ओवर ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर राज कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह सोचने के काबिल ही नहीं है। यहाँ पर कहा गया है सर लियोन के द्वारा, क्या कहा गया है, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमन बींग विल बी कंट्रोल्ड बाई मशीन्स, की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि कम मशीनों के द्वारा मानव को कभी कंट्रोल किया जाएगा। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लिमिटेशन की तो बात ही नहीं हो रही, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर्स कैन नॉट इम्प्रूव लर्निंग फ्रॉम इट्स मिस्टेक, सर लियोनी ने ऐसा कहा है कि कंप्यूटर जो है अपनी मिस्टेक्स को देखकर उनको सुधार करते हैं। सर लियोन ने कहा, कहाँ पर कहा गया है, मशीन्स यहाँ पर नहीं कहा, यहाँ देखिए, दो कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, यद्यपि कंप्यूटर्स जो है इसमें सक्षम है कि वह अपनी मिस्टेक्स को सीखते हैं और उसमें इम्प्रूव करते हैं अपने परफॉर्मेंस में, लेकिन उनको काम करने के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। बिना इंस्ट्रक्शन के वो आगे नहीं बढ़ते, काम नहीं करते हैं। तो देखिए यही तो कमी है कि बिना ह्यूमन यानी मानव के द्वारा जो डिटेल इंस्ट्रक्शन को दी जाती है तभी वो काम करने के योग्य होते हैं। बिना डिटेल इंस्ट्रक्शन के कोई काम नहीं कर पाते हैं, पहले उनको इंस्ट्रक्शन दो फिर कंप्यूटर काम करेंगे। तो ये लिमिटेशन है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते। यदि वो बिना मानव के काम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि लिमिट, सामान्य से लिमिट उनकी नहीं है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन इस तरीके से गलत हो जाएंगे, और ये तीसरे नंबर का ऑप्शन इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि वह इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, अपनी गलती को सुधार लेते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम्स ऑफ वर्ड डिसेबल, डिसेबल का आपको विपरीत अर्थ बताना है, विलोम अर्थ बताना है। तो डिसेबल का होता है इनेबल, इनेबल यानी किसी चीज़ को आप एक्टिवेट कर देते हैं, और डिसेबल वाले डीएक्टिवेट कर देते हैं। कोई भी फीचर आपके मोबाइल में आपने इनेबल कर दिया मतलब उसको लागू कर दिया, वो डिसेबल कर दिया मतलब आपने उसको बंद कर दिया। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसका विपरीत हो गया ये प्रिवेंट या फिर सेव, मतलब बचाना होता है। द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का आपको वर्ब फॉर्म बताना है, क्रिया वाला फॉर्म। तो अल्टरनेट जो है वर्ब फॉर्म है। इन फ्यूचर ऑटोमेशन में इनेबल ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर ऑटोमेशन आ जाएगा। कहाँ पर मिलेगा आपको, ये अंडरलाइन में किया गया, इन फ्यूचर कंप्यूटर वुड बी डेवलप्ड, यहाँ पर नहीं, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर ऑटोमेशन में इनेबल ह्यूमन बींग्स टू एंजॉय। तो यहाँ पर ऑटोमेशन लिखा हुआ है, क्लियर। यहाँ से इसमें भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, जो सोचने वाले थे 2 मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको सब मिल जाएंगे इसमें। यहाँ पर सर लियोन बेगरिट सेड इन फ्यूचर, कंप्यूटर जो है वो क्या हुआ, डेवलप हो जाएंगे इतने कि उनको आप पॉकेट में भी रख सकते हैं, ऐसा इन्होंने इस पैसेज में यहाँ पर कहा गया है। सर लियोन सेड इन फ्यूचर कंप्यूटर वुड बी डेवलप्ड, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें भी आपको कोई दिमाग या सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज सिनोनिम्स ऑफ फ्रीड, फ्रीड का मतलब होता है मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, स्वतंत्र कर देना। तो आपको इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बताना है। तो कैप्टिव, ऑक्यूपाइड और कन्फाइन, इन सब का मतलब होता है कैद कर लेना, अतिक्रमण कर लेना या बस में कर लेना। और रिलीव्ड का मतलब सिर्फ होता है कि रिलीव कर देना,
छोड़ देना, मुक्त कर देना, तो फ्री टू रिलीव अपने आप में पर्यायवाची है, तो ये इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड सिंपल। सिंपल का मतलब होता है साधारण, सिंपल मतलब सिंपल, आपको इसका विलोम बताना है। सिंपल मतलब आसान, तो इसका विलोम हो जाएगा कठिन, तो कठिन के लिए यहाँ पर दिया गया है कॉम्प्लेक्स, ये इसका सही होगा। ईजी, अनकॉम्प्लिकेटेड और क्वाइट, ये तीनों क्या है, इन तीनों का अर्थ होता है सरल। क्वाइट का मतलब शांत होता है। यदि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड भी होता तो इसका मतलब कठिन होता, तो ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब आसान। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और आपको इनके नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने में आप पहले पैसेज को डिवाइड कर लेंगे 3 भागों में, और 3 पॉइंट आप इसमें से ऐसे ढूंढेंगे जिनके अंदर आप 3-3 पॉइंट लिख सकते हैं। उन 3-3 पॉइंट को लिखने के बाद में आपको उनकी कीज टू एब्रीविएशन देना है, यानी शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, और उसके बाद में आपको डॉल्फिन जिसके बारे में बात कही गई है इसका टाइटल है, इस तरीके से आपको बना देना है। यदि आपको नोट में समरी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं अलग से इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेक्शन बी पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि असीमा इज गोइंग टू अब्रॉड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 ईयर। असीमा जो है वो फॉरेन यानी विदेश जा रही है छोड़कर 5 सालों के लिए अपने देश को। सी वांट टू सेल हर रेफ्रिजरेटर, उसको अपना रेफ्रिजरेटर बेचना है, एलसीडी टीवी बेचनी है, डबल बेड एंड अलमीरा बेचनी है। तो जब हम चीज़ों को बेचते हैं तो हम इख्तियार अखबार वगैरह में एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं, जिसमें हम टू सेल करके चीज़ों के नाम लिखते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं ताकि हम उनको बेच सकें, और जो किसी को आवश्यकता होगी तो वो खरीद सके। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, आपने कटिंग देखी होगी पेपर की, वो आपको बनाना है 50 शब्दों में। तो कुछ नहीं करना, आपको टू सेल लिखना है, आई वांट टू सेल रेफ्रिजरेटर एलसीडी टीवी डबल बेड, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। यदि आप चाहते हैं कि इसका वीडियो मैं बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि इन सब की वीडियो जो कि ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन के सेपरेट वीडियो आपको 23 जनवरी 23 जनवरी इन परसों के दिन मिलेंगे, यदि वीडियो आप आज देख रहे हैं तो आप वेट कर लीजिए। आपको पेपर वैसे भी लेट ही सबमिट करना है, तीन दिन बाद यानी 24 को, तो इनकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ में डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन सेव ट्री सेव अर्थ पर आपको एक अट्रैक्टिव पोस्टर डिजाइन करना है। इसमें आप जितनी डिजाइन डाल सकते हैं पोस्टर बनाने में वो डाल सकते हैं। पेड़ बना सकते हैं, पृथ्वी बना सकते हैं, घुमा घुमा कर शब्दों को लिख सकते हैं, पेड़ों के बारे में, पेड़ हमें क्या देते हैं, क्यों बचाना चाहिए, ऑक्सीजन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ये सब लिख के उसको सजा देना है। यदि इन दोनों में से एक आप कोई सा भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यू आर आनंद कुमार मिश्रा, अ रेसिडेंट ऑफ प्रीत विहार। तुम्हारा नाम आनंद कुमार मिश्रा है और तुम यहाँ रहते हो प्रीत विहार छतरपुर में। राइट अ लेटर टू योर कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपको अपने कलेक्टर को लेटर लिखना है अपने ज़िले के। क्यों लिखना है? टेलिंग हिम अबाउट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर न्यू एरिया। आपके एरिया में जो अनुचित आवाज़ हो रही है लाउड स्पीकर की, उसके बारे में, वो जो समस्या आपको दे रही है। तो इनफॉर्मल लेटर नहीं है, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर लिखा जाता है अपने से बड़े अधिकारी को, किस संस्था के प्रभारी को, सीईओ को, इनको। या फिर आप एक इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं जो कि अपने फैमिली रिलेटिव्स दोस्तों को लिख सकते हैं, जिसमें आपको क्या लिखना है? राइट लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंड फॉर यू। उन्होंने आपके बर्थडे पर आपको एक प्रेजेंट भेजा होगा जिसके लिए आपको उनको थैंक यू बोलना है, और आपको एक लेटर लिखना है। तुम्हारा नाम क्या है? हरी तिवारी है। कहाँ रहते हो? हर्षवर्धन नगर भोपाल में। तो ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक आर्टिकल आपको लिखना था ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। 200 शब्दों में इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब ये है कि आप संलग्न भी लिख सकते हैं, और यदि आपको इनसे संबंधित निबंध याद है ऐसे, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं पॉइंट को हटाकर। या फिर यू आर अमिता दुबे यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स, यानी इन फॉलोइंग इनपुट्स का उपयोग करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है 200 शब्दों की। ऑन द एक्सीडेंट यू हैव रिसेंटली विटनेस्ड, उस एक्सीडेंट पर जो कि आपने अभी अभी देखा है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट जब होता है तो कब और कहाँ हुआ? तो आई सा एन एक्सीडेंट नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर किसके बीच में हुआ? व्हीकल इन्वॉल्व, तो कार, बिटवीन कार एंड बस। फिर सीन बताना है, सीन ऑफ द एक्सीडेंट, कि जो बस है वो हाई स्पीड में आ रही थी, बस इज कमिंग इन वेरी हाई स्पीड एंड कार जस्ट। फिर आपको बताना है कार जो है बस से टकरा गई, जो फ्रंट से कार घुसी या फिर बस घुसी, इस तरीके से आपको सीन क्रिएट करना है एक्सीडेंट का, गलती बताना है किसी एक की। फिर जितनी इंजरीज हुई है, जो घायल हुए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनके बारे में बताना है, इंजरीड एंड हॉस्पिटलाइज्ड। पुलिस आई, उनका क्या रोल था, ये सब आपको आई विटनेस के रूप में उसमें बताना है। 200 शब्दों में आपको जो आपके दिमाग में आ रहा है इन पॉइंट के आधार पर वो लिख देना है। चलिए सेक्शन सी ग्रामर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
सरल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इसमें ये कहा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एनी 5। इन ऑप्शंस जो कि आपको यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं, इनका उपयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हिज ब्रदर इज MLA, उसका भाई क्या है, MLA है। जब आपको MLA हिंदी में लिखना होता है तो आप लिखते हैं AD का, और ए जो होता है वो ए मतलब ए मतलब वोवेल हो गया। वोवेल यानी स्वर साउंड के सामने हमेशा एन आता है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। यू शुड गो टू बेड सुन, तुम्हें शीघ्र ही बेड पर जाना चाहिए। वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, हमें सुबह जल्दी उठना है। तो हम क्या कहेंगे, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है कल सुबह। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि। आल दो का मतलब होता है यद्यपि, और बट का मतलब होता है किंतु, और एज का मतलब होता है जैसे या फिर क्योंकि। तो यहाँ पर एज आ जाएगा, क्योंकि हमें जल्दी उठना है। बिकाज होता तो बिकाज भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थर्ड नंबर पर आ जाइए। ही इज गुड इंग्लिश, जब भी आपको गुड दिखे उसके बाद आपको 8 लगा देना है, क्योंकि ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेकर चलता है 8 को। यहाँ पर नाउन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह जितनी भी चीज़ों में गुड रहेगा वो गुड 8 ही रहेगा, तो गुड 8 ही आएगा हमेशा यहाँ पर। ही डिड नॉट बाय एप्पल, देखिए एप्पल यहाँ पर पहली बात तो उसने कोई एप्पल नहीं खरीदा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो कोई के लिए हम एनी का उपयोग करते हैं तो एनी आ जाएगा। और एनी कहाँ आता है, कोई या कुछ की जगह पर साथ में इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। सेंटेंस देखकर नेगेटिव लग रहा है मतलब ये यहाँ पर आएगा ही आएगा। सम कहाँ आता है, सम और मेनी दोनों बहुवचन में आते हैं, तो क्या एप्पल बहुवचन है, नहीं है, तो नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम प्रायिकता देते हैं एनी को, तो जहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखें वहाँ पर आपको एनी ही लगाना है। नो सुनर डीड द बॉय सी द कोबरा, जैसे ही लड़के ने कोबरा को देखा तो नो सुनर के साथ में डॉट डॉट करके देन आता है, तो यहाँ पर एंड देन और देन दिया गया है। आपको सिर्फ स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ये कंफ्यूज करने के लिए ये वाला देन दिया है, एंड तो आता ही नहीं है, तो THAN आ जाएगा। उसके बाद वह क्या हुआ, वह भाग गया। जैसे लड़के ने कोबरा को देखा वह उसके बाद भाग गया। यू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर मना किया जा रहा है। और जब भी किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है तो कैन मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। कैन परमिशन देने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी की क्षमता बताने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर मना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन 3 चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम मना कर रहे हैं, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कैन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डू एज डायरेक्टेड, निर्देश के अनुसार आपको कार्य करना है। निर्देश कहाँ दिए गए, इन ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, ये जैसा कहेंगे वैसा वैसा हम करेंगे। तो आप सभी रेडी हैं मेरे साथ इनको सोल्व करने के लिए। तो देखिए 5 आपको करने हैं, ऊपर में आपको 5 करने थे, 6 इनमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सोनिया डिड हर ड्यूटी, इसको पहले पहचानना है और फिर इसको नेगेटिव में बदलना है। तो टेंस नहीं पहचानेंगे नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, टेंस पहचानो। टेंस पहचानने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ती है, तो आप कहेंगे कि डिड दी है इसमें हेल्पिंग वर्ब, सर ये पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं, ये इसकी मेन वर्ब है और मेन वर्ब का सेकंड रूप यहाँ पर दिया गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो सर हमने भी ये कहा, लेकिन आपने इसको पहचाना ना गलत, आपने इसको हेल्पिंग वर्ब समझा, और जब आप इसको बनाते तो क्या बनाते, सोनिया डिड नॉट हर ड्यूटी, नहीं, सोनिया डिड नॉट तो आएगा, लेकिन ये जो वर्ब दी गई है सेकंड फॉर्म, इसको वापस बेस फॉर्म में कौन बदलेगा। तो इस तरीके से सोनिया डिड नॉट, ये तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर नॉट लगा दिया, नेगेटिव कहा था तो, और इस डिड को हमने बदल दिया डू में, डू हर ड्यूटी। इस तरीके से बनाना है। ही इज़ वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, वह इतना कमज़ोर है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू, आपको सो दैट की यहाँ पर टू का उपयोग करना है। इसमें तो ऐसा कहा ही नहीं कि सो दैट की यहाँ पर टू का उपयोग करना है, लेकिन ऐसा तो कहा है ना कि सेंटेंस में टू का उपयोग करना है, तो टू का उपयोग सो दैट की जगह पर ही तो होता है, तो हम सो की जगह पर लगा देंगे बड़ा वाला टू। ठीक है, फिर डेट के बाद ही कैन नॉट, जितना दिया है ना किसी भी सेंटेंस में, डेट सी कैन नॉट, डेट दे कैन नॉट, डेट विल नॉट, जो भी दिया है उनको रिमूव कर देते हैं, वो छोटा वाला टू लगा देते हैं, और फिर हम वर्ब लिख देते हैं स्टैंड। हो गया, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, वह खड़ा रहने में कमज़ोर है, बस बन गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, आपको अनलेस का उपयोग करना है इफ़ के स्थान पर। अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है, और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो हम यदि की जगह पर यदि नहीं लगाएंगे तो कुछ तो सेंटेंस में हटेगा,
जो पहले से दिया होगा, तो दिया ना पहले से, डू नॉट दिया है। डू नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। और नहीं तो इसका मतलब अनलेस का पहले से ही इसमें जुड़ा हुआ है। तो पहले तो हम इफ़ की जगह पर अनलेस लगा देते हैं, हमने अनलेस लगा दिया। तो यदि की जगह पर हमने क्या लगा दिया? यदि नहीं। तो जो नहीं है इसको हम हटा देंगे अब, क्योंकि पहले से हमने इसमें नहीं लगा दिया है। तो फिर क्या लिखेंगे? यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, यू विल फेल। सिंपल सा। इफ़ की जगह पर अनलेस का उपयोग करने के लिए सिंपल सा रूल है कि इफ़ की जगह पर अनलेस को लगा दीजिए, और सेंटेंस में कहीं पर आपको डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, विल नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट जो भी दिखे, तो उनमें से तो आपको नॉट हटाना है, लेकिन डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट को पूरे हटा देना है। तो हमारे पास डू नॉट है, हमने पूरा हटा दिया और लिख दिया। दूसरे वाले सेंटेंस को हम नहीं छेड़ेंगे। सिंपल इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। 4th नंबर पर आ जाइए। द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days। व्यक्ति 2 दिनों से नहीं आया। द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज। व्यक्ति आलू लाता था या लेकर आता था। तो हम ऐसा कहेंगे, व्यक्ति जो आलू लेकर आता था वो 2 दिनों से नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? द मैन, इसको कंबाइन करना है रिलेटिव क्लास के साथ में। रिलेटिव यानी संबंध बताने वाली क्लास के साथ में। तो रिलेटिव क्लास को आप एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं, और उसमें हम हु, होम, व्हाट, व्हेन, विच इनका इस्तेमाल करते हैं। लिविंग यानी जीवित व्यक्तियों के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं, हुज का इस्तेमाल करते हैं और हुम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे, व्यक्ति जो आलू लाता था, तो जो के लिए हम हु का उपयोग करेंगे। आपको यहाँ पर ऐसा भी कहा जा सकता है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। फिर तो आपको सोचना ही नहीं है किससे जोड़ना है, लेकिन रिलेटिव क्लास का बोल दिया तो भी हु का उपयोग करना है, क्योंकि अब आपको खुद पहचानना है कि इसमें कौन सी रिलेटिव क्लास लगेगी। तो हमने पहचान लिया कि हु लगेगी, हमें पढ़कर पहचानना है। व्यक्ति जो आलू लाता था या लेकर आता था, या लेकर आता है, था नहीं, हाँ आता था, क्योंकि यहाँ पर हेड दिया हुआ है। तो द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज, व्यक्ति जो कि आलू लाता है। हेड नॉट कम फॉर 2 days, 2 दिनों से नहीं आया। ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, द मेन हेड नॉट कम फॉर 2 days लिख दिया। उसके बाद आपको लगाना है हु ब्रिंग्स टोमेटोज, तब भी सही रहेगा। दोनों कंडीशन में सेंटेंस आपका सही रहेगा। 5th नंबर का आपका सेंटेंस है, दिस न्यूज़ सरप्राइजेस मी। यह न्यूज़ मुझे आश्चर्यचकित करती है। इसको वॉइस बदलना है, तो ये एक्टिव वॉइस में आपको पैसिव बदलना है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को पीछे रख देते हैं। तो हमने मी को, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में, इसका सब्जेक्टिव रूप होता है आई, ये लिख दिया। टेंस पहचान लिया सरप्राइजेस से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगले टेंस ईएमआर में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मी जो आई हमने लिखा, आई के हिसाब से एम आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सरप्राइज लिख दिया। और हम सब्जेक्ट को पीछे रख देते हैं, जो कि हमने लिख दिया दिस न्यूज। और बाय लगा देते हैं। हमने यहाँ पर क्या लगाया है? 8 लगाया है, क्योंकि यह सरप्राइज जो है अपने साथ में 8 प्रीपोजिशन को लेकर चलता है। बाय क्या है? एक तरह की प्रीपोजिशन है। बाकी जितनी वर्ब है वो बाय लेकर चलती है। वर्क डन बाय, मेड बाय, उसके बाद किल्ड बाय, रीड बाय। लेकिन सरप्राइज अपने साथ 8 लेकर चलता है, तो सरप्राइज 8, कि इस न्यूज़ के द्वारा या फिर इस न्यूज़ पर मैं सरप्राइज हूँ। अगला है आपका 6 नंबर का, आई हैड एग्जाम अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। इसको रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन शब्दों को मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में जमाना है। अब जमाना है तो फिर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड ढूंढ के जमा देना है। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। ड्यूरिंग के बाद नाउन आती है, तो हमने नाउन लगा दिया। अ लॉट ऑफ टाइम, समय के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं अ लॉट ऑफ। तो अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी समय था। सेक्शन डी, इसमें साफ साफ लिखा है टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री बुक में से ही ये सारी चीज़ें ली गई है। यानी यहाँ से 35 नंबर या 40 नंबर जो भी बनते हैं वो आपकी किताबी ज्ञान के आधार पर है। किताब से बाहर इसमें कुछ नहीं पूछा गया है। ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है यानी उद्धत है, यह आपके पार्ट से लिया गया है, जो कि कौन सा है? रेट ट्रेप है। पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। और पूछा ये गया है कि फ्रॉम विच लेसन्स हैज़ द एबव लाइन्स बीन टेकन। ये कौन से लेसन से ये ऊपर की पंक्तियाँ ली गई है। तो यदि यहाँ रेट ट्रेप्स आपको नहीं पता है तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट है। तो द रेट ट्रेप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड पीटी। पीटी का मतलब होता है छोटा, और इसका आपको विलोम बताना है। तो छोटा मतलब बड़ा, इसका विलोम हो जाएगा तो मेजर। पिटाइट, लिटिल, इंपॉर्टेंस या स्मॉल, सबका मतलब छोटा ही होता है। व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स। जो फ्रेज दिया गया है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है? शरीर को और आत्मा को साथ में रखना। इसका मतलब जिंदा रहना। शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी तो आदमी मर जाएगा, वो दोनों को साथ में रखना मतलब जीवित रहना। तो स्टे अलाइव, ना कि आशावादी, निराशावादी या अकेला, ये नहीं। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी, और स्टे अलोन मतलब अकेला रहना, ये नहीं होता है। जीवित रहना मतलब, यह सही रहेगा।
हु इज ऑथर द ऑथर ऑफ द चैप्टर, यानी ये जो चैप्टर है इसके ऑथर कौन है? तो सेल्मा लेजरलॉफ। क्या है? सेल्मा लेजरलॉफ, ये इसके ऑथर का नाम है, लेखक का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड ग्लीम्ड। जो ग्लीम्ड सिनोनियम्स बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है। ग्लीम्ड मतलब चमक होता है, इसका पर्यायवाची क्या हो गया? स्पार्कल मतलब चमक होता है, चमक और चमक। डल मतलब धुंधला, डार्क मतलब अंधियारा, अगली मतलब कुरूप। ये इससे कहीं भी मेच नहीं खा रहे। सिनोनियम पर्यायवाची समानार्थी पूछा था, समानार्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले तो आपको लेसन से कुछ पंक्तियाँ दे दी गई, अब आपकी पोएम से ये पंक्तियाँ 4 दी गई है, जो कि आपको 4 लाइन का स्टंजा है। पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि यह माय मदर 866 से लिया गया है, यदि आपने 12th की बुक को अच्छे से रीड किया है। यहाँ पर क्या कहा गया कि फ्राइडे मॉर्निंग में वो कोचिन के लिए यात्रा कर रही थी, तो उन्होंने उनकी माँ को देखा बिसाइड में, मेरे बगल में। डोज ओपन माउथ एट हर फेस एसन लाइक, उनका जो चेहरा है वो राग की तरह दिख रहा था, ओपन खुला हुआ था। वो सो रही थी, मतलब ऊँग रही थी नींद में। ऑफ कॉप्स एंड रिलाइज विथ पेन, जो कि दर्द के जैसे दिखाई दे रही थी, मतलब दर्द था। और एक मृत बॉडी के, मतलब एक मृत के समान उन्होंने देखा कि ये मरी हुई जैसी लग रही थी, और इस कारण से इनको पेन, दर्द महसूस हुआ कि एक दिन सही में ये नहीं रहेगी, या फिर एक पल उनको लगा कि मरे के समान जो दिखता है कोई व्यक्ति, बॉडी वैसे दिख रही थी, तो उनको एक पेन महसूस हुआ था कवियत्री को। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पोएटेस इज ड्राइविंग ऑन द विच डे? फ्राइडे। फ्राइडे लिखा है, कौन से दिन कवियत्री जो है ड्राइविंग कर रही थी? तो फ्राइडे के दिन। विच इज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस, कवियत्री बगल में कौन बैठा था? तो उनकी माँ बैठी थी। आई सा माई मदर बिसाइड, सिटिंग बिसाइड मी। यहाँ लिखा है इसमें, आई सा माई मदर बिसाइड मी। और क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है? तो माई मदर 866 मैं आपको बता चुका हूँ। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन है दैट फॉलो, यानी आपको इस पैसेज को पढ़ना है, वो नीचे दिए कुछ क्वेश्चन उनके आंसर देना है। तो इसमें जो सोकल्स्की हैड मैनेज टू वेज हर सेल्फ इंटो थी, यहाँ पर एक कैप्टन होते हैं जो कि अपने जितने बच्चे होते हैं जिनको वह कहाँ लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं आइस यात्रा पर, बर्फीली यात्रा पर। वहाँ पर 52 होते हैं, हम सब 52 थे, और वो कहते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि तुम सबको नीचे उतरना है गैंगप्लांग से और ओशियन में चलना है, और सबको गोरटेक्स पहन के चलना है। गोरटेक्स मतलब एक कपड़ा होता है जो कि आपका फैब्रिक होता है। फैब्रिक ऐसा फैब्रिक जिसमें पानी बर्फ़ अंदर ना सके और अंदर की चीज़ें बाहर ना सके, जो चुस्त होता है शरीर पर पहन सके। पानी में अंदर डाई मारने से पहले या बर्फ़ हो जाते हैं तब। वॉकिंग डार्क वाइटनेस, ये चल रहे थे बर्फ़ पर, इनके पैरों के नीचे वाज मीटर थीक आइस पैक, 1 मीटर की मोटी परत थी। अंडरनीथ डेट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, और उस 1 मीटर परत के नीचे पानी था, नमक वाला पानी जो कि बह रहा था। क्वेश्चन पूछा गया कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट जो कि आइस प्रोग्राम पर ले जाए गए थे वो कितने थे? 52, मैंने बताया अभी आपको। वाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, कैप्टन ने क्या निर्देश दिए थे? टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लांग से नीचे उतरना है। वाट इज़ द गोरटेक्स, गोरटेक्स क्या है? कोई टैक्स है क्या गवर्नमेंट का? स्किन को गोरा करने की चीज़ है, या पेंसुला या टेट्रोल आइलैंड है? नहीं, ये एक फैब्रिक है, टेफ्लॉन फैब्रिक। इस तरह फैब्रिक, टेफ्लॉन की टेप आपने देखी होगी, इसमें पानी इधर उधर नहीं जाता है, वैसे ही कपड़े का ये बना होता है पूरा गोरटेक्स। अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थीक आइस पैक, अ मीटर आ जाएगा, 1 मीटर की मोटी परत थी इनके पैरों में जिस पे चल रहे थे, उसके नीचे क्या था? सोल्ट वाटर था। तो दोस्तों ये पैसेज आपका यहीं पर समाप्त होता है, और आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जो कि आपको कोई 5 करने हैं, कोई 3 करने हैं, आपकी टेक्स्ट बुक, वर्क बुक और इनसे ही लिए गए हैं। आई होप इनके आंसर आप अच्छे से कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाकी आपका सेक्शन भी जो कि राइटिंग स्किल वाला है, वो मैं 23 को एक के बाद एक वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और भी यदि आपके कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपको और भी वीडियो ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अपनी स्टडी करने के लिए, बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।